인간들이 밑에 보고 있다가 아니 소매 방이 밑에 그냥 어머니가 방이 들래 이때 그로 그때 저래서 अरे आप कैमरे नहीं आप मुकम्मल अपना नाम तो बताइए। अरे तो ऐसे थोड़ी आप बताइए ना हमें। दोस्तों अभी तक तो मोदी सरकार के कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं में कई मंत्रियों का नाम चल रहा था कि भाई अगर ये फेरबदल हुआ तो किसकी कुर्सी जाएगी, किसका विभाग बदला जाएगा, किसे मंत्री पद से हटाया जाएगा। लेकिन अब इसी लिस्ट में एक नाम ऐसा जुड़ गया है जिसकी चर्चा अब तक कहीं भी नहीं हो रही थी दोस्तों, जिसे कोई भी उम्मीदवार के तौर पर देख ही नहीं रहा था, और वो नाम है रक्षा मंत्री। जी हाँ, राजनाथ सिंह जी का। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, अब सीधे राजनाथ सिंह की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं दोस्तों। दरअसल बात यह है कि राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद में खड़े होकर जो बयान दिया था वो अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी चुनावी मंच पर खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो वो अनौपचारिक होता है, भले ही आप कितने भी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हो। आजकल तो ये परंपरा सी बन गई है कि नेता मंच पर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब आप संसद के अंदर खड़े होकर कुछ भी बोलते हैं, चाहे आप एक साधारण सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, तो वो बयान पूरी तरह से आधिकारिक माना जाता है, वो देश के इतिहास का हिस्सा बन जाता है, वो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। और अगर बाद में वो बयान गलत साबित हो जाए तो जिम्मेदारी भी उसी की बनती है जिसने वो बयान दिया था। तो रक्षा मंत्री जी ने संसद में जो कुछ भी बोला था अब वो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि हाल ही में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे में सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उस वक्त इस पूरे मामले को छिपाया गया दोस्तों। देश की जनता को इसकी सच्चाई नहीं बताई गई थी, और अब जब ये सच्चाई सामने आ गई है तो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। खबरें आ रही हैं कि इसको लेकर राजनाथ सिंह पर बहुत बड़ी गाज गिर सकती है। जी हाँ, संभावना ये भी है कि उनकी कुर्सी तक छिन सकती है दोस्तों। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ और सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं। तो अगर उन पर संकट आ रहा है तो समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर है दोस्तों। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का एक बहुत बड़ा नोटिस दे दिया है, और ये इतनी बड़ी बात है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये राजनाथ सिंह के खिलाफ पहला ऐसा विशेषाधिकार हनन का नोटिस है जो उन्हें दिया गया है। 2014 के बाद से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनके खिलाफ इस तरह का नोटिस जारी हुआ हो। और ये नोटिस मिला भी किसकी वजह से है, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता देता हूं कि इसमें राजनाथ सिंह का अपना निजी तौर पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था वो ऐसे ही हवा में उड़कर नहीं दे दिया था। वो एक जिम्मेदार रक्षा मंत्री हैं, वो पुराने और मंझे हुए राजनेता हैं, वो जानते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। सारी रिपोर्ट उनके पास थी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि राजनाथ सिंह ने अपनी मर्जी से वो बयान बिल्कुल भी नहीं दिया होगा। उन्हें जो बताया गया होगा वही उन्होंने संसद में जाकर बोला होगा। जैसा नरवणे वाला मामला हुआ था जिस पर पूरी बीजेपी बौखला गई थी, उस नरवणे वाले मामले में भी राजनाथ सिंह ने ही बयान दिया था, लेकिन अमित शाह उस पर बहुत बड़ी चुनौती दे रहे थे। आपको याद होगा वो पूरा मामला, जब राहुल गांधी ने संसद में सब कुछ पढ़ दिया था तो पूरी सत्ता पक्ष की बेइज्जती हो गई थी। बिल्कुल वैसा ही मामला है। इस पूरे मामले में उस वक्त राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर साफ बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई भी क्षति नहीं हुई थी, हमारे देश के जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह उनका पूरी तरह से आधिकारिक बयान था जो संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। लेकिन उसी आधिकारिक बयान के कुछ ही दिनों बाद, यानी सिर्फ 3-4 दिन पहले सच्चाई सामने आ गई और बताया गया कि हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लिखित में आग्रह किया है कि सदन को गुमराह करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ तत्काल विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इस नोटिस में क्या क्या बातें कही गई हैं जरा गौर से सुनिए। नोटिस में
जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 जुलाई 2025 को हुई चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में खड़े होकर कहा था कि आपको जो प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवानों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। ये पूरी तरह से रिकॉर्डेड बयान है जो संसद के दस्तावेजों में मौजूद है, लेकिन वेणुगोपाल ने अपने नोटिस में साफ दावा किया है। इसके एकदम विपरीत बाद में एक आधिकारिक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के 6 जवानों की मृत्यु हो गई थी, यानी उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी अपने देश के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों बयान इतने विरोधाभासी क्यों हैं? जब सच्चाई कुछ और थी तो संसद में झूठ क्यों बोला गया, और अगर सच्चाई नहीं पता थी तो इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? मैं ये भी मान सकता हूं कि युद्ध के दौरान बहुत सी बातें अचानक से पता नहीं लग पाती, ये सब पता करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई आसान काम है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? क्यों बिना पूरी जानकारी के इतना बड़ा बयान दे दिया गया? दरअसल इसकी वजह यह है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई थी। सरकार को लग रहा था कि अब जनता में उनकी छवि खराब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो लगातार जनता को यह भरोसा दिलाया था कि नोटबंदी इसीलिए की गई थी कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, घोटाले खत्म हो जाएंगे। लेकिन घोटाले तो आज भी उसी तरह से हो रहे हैं। आपने खुद देखा होगा वो गुजरात वाला स्कैम जिसमें कोई 15 लाख करोड़ का घोटाला करके शख्स भाग गया, और अभी उस बात को 15 दिन भी नहीं बीते और उसके नाम पर कोई बड़ी चर्चा भी नहीं हो रही है। सब चुप हैं। इसके अलावा देश में आतंकवादी हमले भी लगातार हो रहे हैं दोस्तों, कोई कमी नहीं आई है। ये सरकार भले ही ना माने, सरकार की अपनी मर्जी है, वो कुछ भी नाम दे सकती है, नाम बदलने वाली सरकार तो यही है। लेकिन जब सरकार बुरी तरह से घिर गई तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश को ये दिखाना चाहते थे कि देखिए मोदी है तो मुमकिन है, इस टाइप का पूरा नारा चलाया गया, और उसमें यह भी दिखाना जरूरी था कि इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुई, सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। लेकिन दोस्तों देखिए, युद्ध युद्ध होता है, ये हर एक व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि युद्ध के दौरान क्षति दोनों तरफ से होती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अनहोनी नहीं है। मैं आपको बहुत सटीक उदाहरण देता हूं। रूस और यूक्रेन का जरा सोचिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, क्या किसी ने सोचा था कि ये कब खत्म होगी और ये कहां जाकर खत्म होगी? इजराइल और गाजा के बीच जो हो रहा है, क्या किसी ने सोचा था कि ये इतना लंबा खींचेगा? तो युद्ध होता है और युद्ध में दोनों तरफ से क्षति होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन असली परेशानी तो यही है कि लोग सच्चाई को स्वीकार करने से बचते हैं, वही असल में कमजोर पड़ जाते हैं, और आज बीजेपी सरकार के साथ यही हो रहा है। दोस्तों इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और वो खबर है तमिलनाडु से, जहां टीवीके पार्टी के विधायक ने बहुत बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया है। टीवीके के एक विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें 35 करोड़ रुपए देकर उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। यानी टीवीके नाम की जो पार्टी है और उनके नेता विजय जोसेफ की जो लोकप्रियता है, वो शायद बीजेपी को हजम नहीं हो पा रही है, या फिर कोई और भी पार्टियां हो सकती हैं जिनका इनमें हाथ हो। टीवीके की तरफ से सीधा आरोप लगाया गया है कि 35 करोड़ रुपए देकर उनकी सरकार को गिराने की पूरी साजिश रची जा रही है। टीवीके के विधायक डॉक्टर NL आयर राजा ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि उनसे सरकार गिराने के लिए संपर्क किया गया था। वहीं इस पर डीएमके ने अपना जवाब दिया है। डीएमके ने कहा है कि ये सब सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए किया गया एक स्टंट है, ये सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनाने का एक तरीका है। अब जो भी हो, लेकिन जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो इनकी गंभीरता अपने आप में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं दोस्तों कि इस देश में लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है और कैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं। ये बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है, ये छिपाने वाली बात भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले सालों में हमने कई राज्यों में ये देखा है कि कैसे बनी बनाई सरकारें गिराई गई हैं, कैसे विधायकों को खरीदा गया है, कैसे रातों रात सरकारें बदली गई हैं। इसीलिए इस तरह के दावों की गंभीरता से जांच होनी बहुत जरूरी है। इसे हल्के में लेना बड़ी गलती होगी
होगी दोस्तों। अब आगे बढ़िए और देखिए कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 인명들이 밑으로 걷다가 안에 소매 방이 밑에 그냥 어머니가 방이 들어 이때 저래서 방이 들기로 어머니 नलबाड़ी असम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंगाली मूल के मुस्लिम परिवारों को खुलेआम धमकी दे दी है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये पूरी तरह खुले में हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये इलाका छोड़ दो और साफ शब्दों में कहा गया है कि ये हिंदू क्षेत्र है और मुसलमानों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। और यहीं पर धमकी नहीं रुकी, उनकी हिम्मत और आगे बढ़ी। उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि अगर तय समय के अंदर घर खाली नहीं किए गए तो उन घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में अब ये भी तय होगा कि कौन कहाँ रहेगा, कौन किस मोहल्ले में जाएगा, कौन किस इलाके में बसेगा? क्या इस देश में अब कानून का राज चलेगा या फिर भीड़ की धमकियों से देश चलेगा? ये सवाल हर एक भारतीय के मन में उठ रहा है और ये सवाल पूरी तरह से लाजमी भी है, क्योंकि संविधान हमें बराबरी का हक देता है, संविधान हमें कहीं भी बसने की आजादी देता है। उसी संविधान पर आज हमला हो रहा है और सरकार बिल्कुल चुप है। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं, हम सेना पर राजनीति नहीं करते हैं, हम हर एक भारतीय का सम्मान करते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो। लेकिन असली सच्चाई क्या है जरा इटावा में देखिए, जहां शहीद अब्दुल हमीद, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा की थी, उनकी 93वीं जयंती थी और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा के 2 फूल तक चढ़ाने कोई नहीं पहुंचा। वहां साफ सफाई तक नहीं की गई, वहां रंग रोगन तक नहीं हुआ, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। वो प्रतिमा नगर पालिका भरधना के क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन किसी को कुछ लेना देना नहीं था। हाँ, अगर वहां किसी बड़े साहब का कोई कार्यक्रम होता तो पूरा प्रशासन जुट जाता और दिन भर उसी में लगा रहता, क्योंकि अब्दुल हमीद तो वापस आकर इन अधिकारियों को कोई प्रमोशन देने वाले नहीं है। फिर कौन देगा प्रमोशन? जो देगा उसके आगे पीछे घूमो, जो देगा उसकी चापलूसी करो। यही आज के अधिकारियों की सोच बन चुकी है। ये देश की एक बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों। और अब आते हैं मेरठ के कोचिंग सील वाले पूरे मामले पर। यहां तो हद ही हो गई है, यहां कोचिंग सेंटर पर सीधा बीजेपी का झंडा लगाया गया है। जी हां, आप देख सकते हैं ये मामला बहुत ही रोचक है और चौंकाने वाला भी है। निर्मल गुप्ता एडवोकेट का नाम इसमें आया है, जो अपना परिचय भी नहीं दे रहे हैं। मेरठ से ये खबर सामने आई है। आपने पहले लखनऊ में देखा था कि कैसे व्यवस्थाएं नहीं की गई, इतने सालों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके बाद ये लोग जागते हैं थोड़े दिनों के लिए, कोचिंग सेंटर पर छापे मारते हैं, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब होटलों पर कोई नजर नहीं रखी जा रही होगी और भी कई जगह हैं जहां सबकी एक साथ चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं। अगर होटल में कोई हादसा हो जाए तो सिर्फ होटल की ही जांच होगी, अगर कोचिंग में कुछ हो जाए तो सिर्फ कोचिंग की ही जांच होगी, अगर स्कूल में कुछ हो जाए तो सिर्फ स्कूल की ही जांच होगी। यानी जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक इन्हें कुछ याद नहीं आता और फिर यही लोग कहते हैं कि हम 18-20 घंटे काम करते हैं। अब मेरठ का यह ताजा मामला देखिए। मेरठ में विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है, वहां 35 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच बीजेपी के एक बड़े नेताजी के दामाद पर बहुत बड़ी कृपा हो गई है। नेताजी के दामाद की कोचिंग को पूरी तरह से बख्श दिया गया है। उनकी कोचिंग को सील नहीं किया गया, कोचिंग को तो बंद कर दिया गया, लेकिन उसके होल्डिंग उतार दिए गए। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उस पूरी इमारत पर बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। यानी अब यह बात साफ है कि बीजेपी का झंडा लगाओ और कानून से बच जाओ। ये बीजेपी के एक जनप्रतिनिधि के दामाद परमवीर सिंघल की कोचिंग है, जो तिलक रोड पर एक रेजिडेंशियल इलाके में केमिस्ट्री की कोचिंग चलाते हैं। तो अब बताइए, क्या सचमुच सब जगह कार्रवाई हो रही है? क्या सचमुच सबके लिए एक जैसा कानून है? फिर ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबके लिए कानून बराबर है, सबका साथ सबका विकास। वाह रे कानून, वाह रे व्यवस्था। दोस्तों, ये पूरी की पूरी तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, दूसरी तरफ
तरफ तमिलनाडु में सरकार गिराने की साजिश के आरोप लग रहे हैं, तीसरी तरफ असम में मुस्लिम परिवारों को धमकियां दी जा रही हैं और चौथी तरफ शहीदों को भुलाया जा रहा है और पांचवी तरफ बीजेपी के लोगों को कानून से छूट दी जा रही है। ये सब कुछ एक ही समय में हो रहा है और ये सब कुछ बहुत गंभीर है। इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए, इस पर हम सबको सोचना चाहिए और इस पर हम सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि राजनाथ सिंह की कुर्सी पर संकट है? क्या आप भी मानते हैं कि टीवीके की सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है? क्या आप भी मानते हैं कि असम में जो हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है? और क्या आप भी मानते हैं कि मेरठ में बीजेपी नेता के दामाद पर जो कृपा हुई है वो कानून का मजाक है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।